हे एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टोपीडिया इंडिया, वर्ल्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद शेफाली गर्ग। तो गाइज, आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट्स बताऊंगी और उससे एक छोटा सा हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। ये चार्ट्स देखना और ये कंक्लूजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको बताएगा 1980 से लेके 2023 तक का एक ओवरव्यू इंडियन स्टॉक मार्केट का, और कैसे इंडियन स्टॉक मार्केट्स में आप पैसे भी कमा सकते हो, आप अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, ऑन द कॉन्ट्ररी आप अपना वेल्थ लूज कर सकते हो, उसको ये बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करेगा। सो द फर्स्ट चार्ट ऑन योर स्क्रीन इज S&P BSE रियलिटी फ्रॉम 1980 टू 2023, और इसमें आप देखोगे 2008 में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल टच किया था रियलिटी इंडेक्स ने, दैट इज 13,848, और उसके बाद अगर आप पूरा चार्ट देखोगे तो कहीं पे भी ये लेवल टच नहीं किया। इनफैक्ट द हाईएस्ट विच इट टच्ड आफ्टर दैट इज इन 2023 विच इज 6,112। इससे क्या पता पड़ता है कि अगर किसी ने 2008 में रियलिटी इंडेक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट किया है या फिर स्टॉक्स में करा है या फिर म्यूचुअल फंड में किया है, तो अभी तक भी वो प्रॉफिट्स में नहीं आए होंगे, क्योंकि अभी जो 13,848 का लेवल का 50% भी वापस से टच नहीं किया है, राइट। नाउ कमिंग ऑन द सेकंड चार्ट विच इज ऑफ S&P BSE मेटल ऑन योर स्क्रीन। इसमें आप देखिए 2008 में हाईएस्ट लेवल टच किया था इंडेक्स ने, दैट इज 20,494, और जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देखोगे 13 इयर्स के बाद 2021 में ये लेवल टच करके थोड़ा सा और आगे जाके 22,654 पे ये क्लोज हुआ था। सो बेसिकली आफ्टर 13 इयर्स प्रॉफिट में आए होंगे लोग, राइट। व्हाट दिस शोज कि कितना इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करना कि जब आप किसी सेक्टर में या किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका टाइमिंग क्या है और आने वाले 5, 10, 15 इयर्स में उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या होने वाला है। सो दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रॉपरली एनालाइज एंड स्ट्रेटेजाइज, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट स्टॉक या सेक्टर सिलेक्शन है उतना इंपॉर्टेंट उसकी टाइमिंग डिसाइड करना भी है। एंड दिस इज द रीजन कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं, इनॉर्मस वेल्थ क्रिएट करते हैं, और कई सारे लोग वेल्थ डिस्ट्रक्ट भी कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द रॉन्ग टाइमिंग। सो आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू 10 मेजर सेक्टर्स जो 2024-25 में अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं बेसिस डिफरेंट जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो इंडियन इकोनॉमी में राइट नाउ कंडीशंस प्रिवेल हो रही है, जो ग्लोबल लेवल पे कंडीशंस प्रिवेल हो रही है उसके बेसिस पे। तो दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, बट डेफिनेटली दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चाहे मैं बोलूं या ना बोलूं, दैट इज इम्प्लाइड कि फर्स्ट जब आप सही सेक्टर सेलेक्ट करते हो उसके बाद भी जो अल्टीमेटली स्टॉक सिलेक्ट करते हो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कोई सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करे, बट अगर आपने उसमें गलत स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया तो वो परफॉर्म ना करे। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं सो डेफिनेटली योर अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल गोल्स एंड योर फाइनेंशियल हेल्थ। व्हाट डज दैट मीन? क्योंकि ये मैं हमेशा बोलती हूँ, एक बार मैं फिर रीइटरेट करना चाहती हूँ। सो योर फाइनेंशियल गोल्स मीन कि आपको किस चीज़ के लिए करना है। आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप किसी हॉलिडे के लिए कर रहे हो, आप बच्चे के एजुकेशन के लिए कर रहे हो। एंड योर फाइनेंशियल हेल्थ मीन्स कि आपका कितना रिस्क एपेटाइट है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपकी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स है वो कितने हैं, आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअली आपके खुद के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए। सो नेवर एवर इग्नोर दैट। सिर्फ इन्फ्लुएंस में आके इन्वेस्ट मत कीजिए, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट कीजिए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। बिफोर दैट आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस तरह की इन डेप्थ रिसर्च से बेनिफिट होना चाहते हैं तो हमारी फ्री कम्युनिटी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप इन्वेस्टोपीडिया इंडिया फैमिली के मेंबर बनना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए 9821611667 पे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले सेक्टर्स डिस्कस करने के पहले हम बात करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी अभी राइट नाउ किस पोजीशन में है, क्यों हम बात कर रहे हैं, कि किस बेसिस पे मैं ये सेक्टर्स आपको बता रही हूँ, राइट। 2024-25 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक जनरल इलेक्शन ईयर है। आपको पता है 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं, राइट। डिस्पाइट द फैक्ट जनरली डेवलपिंग इकोनॉमी में जो इलेक्शन ईयर होता है उस टाइम पे फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़ा सा रिलेक्टेंट होते हैं इन्वेस्ट करने से। इस बार फॉरेन इन्वेस्टर्स का फोकस ब्राइट स्पॉट इंडियन इकोनॉमी है डिस्पाइट जनरल इलेक्शन ईयर, जिसके कुछ रीजंस है। अभी रिसेंट में S&P ग्लोबल डेटा पब्लिश हुआ था जिसमें सितंबर के तक के नंबर्स लिए गए, एंड उसके बेसिस पे ये देखा गया कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो इन ट्रैक है ग्रोथ के टर्म्स में। इनफैक्ट
5% की ग्रोथ फिजिकल ईयर 2024-25 में डेफिनेटली अचीव करेगी इंडिया। बाय 2026 इट इज एक्सपेक्टेड कि 7% की ग्रोथ अचीव कर सकती है। अगर हम बात करें इस साल सितंबर का जो डेटा था उसके हिसाब से अगर एवरेज जो निकाला वो आया 7.6% ईयर ऑन ईयर, विच इज रियली वेरी गुड। तो बेसिस दिस ऑब्वियसली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है दे आर इंटरेस्टेड इन इंडियन इकोनॉमी टू इन्वेस्ट। नाउ ऑल्सो अगर हम बात करें IMF कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स की, तो इंडियन इकोनॉमी ये 100% एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2027 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, जापान एंड जर्मनी को पीछे करते हुए। जब मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रही हूं तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स दो तरीके से इंडिया में आएगा। फर्स्ट इज डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड जो हमारी कंपनीज में, हमारी इंडस्ट्रीज में बाय एक्विजिशंस या स्टेक खरीद के जो इन्वेस्टर्स आते हैं फॉरेन के, ये दोनों ही चीजों के लिए इंडिया इज बीइंग वेरी अट्रैक्टिव मार्केट राइट नाउ। और क्या इसका रीजन है वो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला रीजन इसका है कि इंडिया का जो मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट, दैट इज लार्ज एज वेल एज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जो डोमेस्टिक ग्रोथ है, डोमेस्टिक नीड्स है, डोमेस्टिक डिमांड है, वो कभी खत्म नहीं होती इंडियन मार्केट की, राइट। सेकेंड, जो इंडिया का वर्कफोर्स है दैट इज वेरी वेरी यंग, यूथफुल पॉपुलेशन इंडिया को कहा जाता है। मीडियन एज अगर निकाली जाए तो वो आती है 28.2। थर्ड रीजन है स्टेडफास्ट पॉलिसीज। जो पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आ रही है वो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट को फोकस कर रही है, इनेबल कर रही है। फोर्थ रीजन है टेक इनेबल्ड गवर्नेंस। अगर आप देखोगे तो पिछले 5-10 सालों में इंडिया में बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो चुकी है जो पहले नहीं थी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। हमारा बजट, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आती है तो वो लैपटॉप लेके आती है रादर देन कैरिंग दैट रेड बुक जो पहले वो लेके आती थी। और भी हर छोटी बड़ी चीजों में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट की जा रही है इंडिया में, which is a very positive factor. The next and one of the biggest reason is stable government. Now, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने आपसे कहा ये जनरल इलेक्शन ईयर है, मैं आपको कह रही हूँ स्टेबल गवर्नमेंट। वाई? क्योंकि ओवरऑल ये इन्फर किया जा रहा है कि जो स्टेट इलेक्शंस में डिमॉन्स्ट्रेट हुआ है उसके हिसाब से डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी स्टेबल एंड डेवलपमेंट ड्रिवन इन फ्यूचर। सो दिस इज बीइंग इन्फर्ड वर्ल्ड वाइड। So yes, stable government is one of the reasons. The next and the most important is infrastructure development. Infrastructure development क्यों important है बहुत ज़्यादा? क्योंकि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। आप देखो इंडिया ज्योग्राफिकली बहुत स्प्रेड है। तो जो हम डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहे हैं विच इज वेरी वाइड, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, कि डोमेस्टिक डिमांड कभी खत्म नहीं होती इवन इन टाइम्स ऑफ कोविड ऑल्सो, बट उस डिमांड को केटर करने के लिए जो लॉजिस्टिक्स है दैट हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर रोड्स, प्रॉपर कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। प्लस अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वो जब इंडिया में आ रहे हैं सबसे पहली चीज वो क्या देखते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि फ्लाइट के लैंड होते ही वो एयरपोर्ट देखते हैं विच इज पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एयरपोर्ट से बाहर निकलते रोड्स देखते हैं, हाईवेज देखते हैं, कहीं पे प्लांट पे प्रोजेक्ट पे जाना है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज द फर्स्ट थिंग जिसके बेसिस पे इंप्रेशन बनता है, एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट का, एंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू, एनहांस्ड रीजनल कनेक्टिविटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस, एंड दिस इज ऑल्सो बीइंग वर्कड अपॉन। डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट बाय फेड, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है पैसा इंडिया में आने का, और स्पेशली इक्विटी में आने का। एंड द लास्ट रीजन इज डिक्लाइनिंग क्रूड प्राइसेस। अब हम अपने लास्ट स्लाइड पे जाते हैं वीडियो के, जहां पे हम डिस्कस करते हैं कि कौन से मेजर सेक्टर्स है जो इन सब चीजों से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से और बाकी सारी चीजों से बेनिफिट होके इंडियन स्टॉक मार्केट में एंड इंडियन इकोनॉमी में ग्रो कर सकते हैं 2024-25 में। सो द फर्स्ट सेक्टर इज हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस। जब मैं बात कर रही हूँ हेल्थ केयर इंश्योरेंस की, तो इसमें वो सारे स्टॉक्स भी आ जाएंगे जो डायरेक्टली हॉस्पिटल चेन्स के लिस्टेड स्टॉक्स है, प्लस इसमें पैथोलॉजी लैब्स के स्टॉक्स भी आ जाएंगे, फार्मा में स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम कर रही वाली कंपनीज आ जाएगी, एंड इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनीज विच आर इनटू मेडिकल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस एंड ऑल काइंड ऑफ इंश्योरेंसेस। हेल्थ केयर की बात करें तो मेडिकल टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हेल्थ केयर इज गोइंग टू बूस्ट इन इंडिया। सेकेंड सेक्टर वी आर टॉकिंग अबाउट इज बैंकिंग एंड फिनटेक। बैंकिंग एंड फिनटेक में PSU बैंक्स, प्राइवेट बैंक आ जाएंगे, प्लस NBFCs आ जाएंगी। द थर्ड वुड बी रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ दिस
वुड बी अ बिग सेक्टर। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट रियल एस्टेट कंपनीज तो आ ही जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे भी आ जाएगा, रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स भी आ जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईवेज बनाने वाले स्टॉक्स भी आ जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बिल्डिंग्स बनाने वाली कंपनीज है लाइक एनबीसीसी वो भी आ जाएगी, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सारे सेक्टर्स भी आ जाएंगे जो इवेंचुअली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सीमेंट हो गया या फिर टाइल्स हो गई या फिर ग्लास या बाथरूम फिटिंग्स, इस तरह की कंपनीज भी इवेंचुअली इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगी, कवर हो जाएगी। देन कम्स रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज। जो कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रही है वो डेफिनेटली इंडिया का, वर्ल्ड वाइड सबका फोकस है। G20 में भी डिस्कस किया गया। वन सच बिग एग्जाम्पल इज इथेनॉल ब्लेंडिंग। सो कंपनीज वर्किंग ऑन सच प्रोजेक्ट्स वुड बी बेनिफिटेड। देन ऑल्सो द कंपनीज लाइक बोरोसिल, ये भी बेनिफिट होगी। नाउ इंटरेस्टिंगली अगर आप सेकंड और फोर्थ पॉइंट को कंबाइन करो तो किस तरह के स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, बैंकिंग एंड फिनटेक कंपनीज, राइट। एंड जो फोर्थ पॉइंट हमने बोला वो बोला हमने कि द कंपनीज वर्किंग ऑन ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। तो IREDA जिसका रिसेंट में आईपीओ हुआ, इस तरह की कंपनीज डेफिनेटली बेनिफिट हो सकती है। अगर सेकंड और थर्ड को हम कंबाइन करें, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बैंकिंग को या NBFCs को, तो IRFC जैसी कंपनीज बेनिफिट हो सकती है। सो इस तरह से आपको कोरिलेशन भी करना होगा समझने के लिए। द नेक्स्ट सेक्टर विच इज वेरी वेल नोन इज IT एंड सर्विसेज, जो आप बहुत अच्छे से समझते हो। देन FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो आप बहुत इजीली समझते हो। देन द नेक्स्ट सेक्टर वुड बी EV एंड ऑटो। इसमें डायरेक्ट ऑटो स्टॉक्स भी आ जाएंगे, प्लस EV में हर वो सेक्टर जो EV सेक्टर को डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल कार जनरेशन कंपनीज और बी इट ऑटो एंसिलरी कंपनीज, ऑल दोज इन्वॉल्व्ड इन EV डेवलपमेंट, वो सब कंपनीज काम में आएंगी, वो सब में ग्रोथ आप देख पाओगे। देन कम्स टेक इनोवेशन एंड AI। नाउ टेक इनोवेशन एंड AI में हर वो कंपनी आ जाएगी जो टेक्नोलॉजी पे, आने वाले टाइम पे आने वाली टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही है, चाहे वो सिंपल से सिंपल टेक्नोलॉजी हो लाइक हमारी गाड़ियों में मैप्स होते हैं वो टेक्नोलॉजी, या वो बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स हो। सो ऑल द कंपनीज वर्किंग इन एनी टेक्नोलॉजी एंड AI सिस्टम्स वो इसमें कवर हो जाएगी, लाइक टाटा टेक्नोलॉजी, LTI, CE इन्फो सिस्टम एंड ऑल अदर्स। देन कम्स द डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ डिफेंस सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कॉमन है कुछ कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल BEL, वो बहुत बड़ा फोकस रहेगा, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे BEL हुआ, तो जो स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट और इस तरह में जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसके लिए काम कर रही है BEL। तो इस तरह से यू हैव टू सेट द कोरिलेशंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, विल बी PLI इंडस्ट्रीज। नाउ व्हाट इज PLI इंडस्ट्रीज? ऑल द कंपनीज, ऑल द इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से बेनिफिट हो रही है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी स्कीम है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में स्पेशली MSME को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। सो ऑल दीज फैक्टर्स, ऑल दीज सेक्टर्स आर गोइंग टू शो गुड ग्रोथ इन 2024-25। एटलीस्ट ये पॉइज्ड है कि अच्छी ग्रोथ देंगे। बट डेफिनेटली एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना रिसर्च कीजिए। जब भी एक इंडिविजुअल स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी इंडस्ट्री के साथ उसकी भी आप स्टडी अच्छे से कीजिए, एंड प्लस BAH रूल अप्लाई कीजिए, बाय एवरेज होल्ड, एंड अपनी खुद की फाइनेंशियल गोल्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल हेल्थ के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। आई होप आप इन सब चीज़ों से बेनिफिट हो सके और अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सके। अगर ऐसा है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।